क्या उनका मुख्य नाराज़गी है और आपका क्या पक्ष है? वो कहते हैं कि आप लोग चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप लोग एनुअल फीस आपकी एनुअल चार्ज के नाम पे अभी आप ले रहे हैं और नया सेशन होगा उसमें आप दोबारा से एनुअल चार्ज लेंगे। प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह का वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं निजी स्कूलों के प्रति या शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति या संचालकों के प्रति, वो कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उनको फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ रही है, उसका समाधान प्रिंसिपल कर सकता है, आंदोलन से समाधान नहीं हो सकता है। हमने एक लेटर निकाली थी जिसमें ये स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट किया गया था पेरेंट्स से कि आपको अगर फीस देने में किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आप आकर के मेरे पास आकर के अप्रोच करें और मुझे विश्वास दिलाएं कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और उसके लिए हमने कुछ एक दस्तावेज मांगे थे। तो इस तरह से हर स्कूल की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनुअल चार्जेस का लेना बहुत ही आवश्यक है। इस कह रहे हैं कि वो आप नॉर्मल जो चार्जेस हैं जैसे फ़ीस है आप तो हर महीने तो ले ही रहे हैं, तो फिर एनुअल चार्जेस लेने की क्या ज़रूरत है? ट्यूशन फीस से केवल मात्र शिक्षकों का भी पूरा का पूरा जो सैलरी है वो नहीं निकलती है। जो उनके बच्चे हैं उन बच्चों को जितना सरकार एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर रही है अपने सरकारी स्कूलों में, उतना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, वो चाहे फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि डीएवी मंडी में अराउंड 89 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको हम पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त बैठी है वो हिमाचल की बात अगर करें तो एजुकेशन के क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। कुलदीप सिंह गुलेरिया जी मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त और डीएवी पब्लिक स्कूल मंडी के ये प्रिंसिपल हैं और पहले भी इन्हें काफ़ी अवार्ड और ऑनर मिल चुके हैं ये स्कूल का जो संचालन किया और जिस तरीके के इन्होंने नए नए कार्यक्रम जो एजुकेशन के सेक्टर में इंट्रोड्यूस किए, अपने बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो कोविड के टाइम में सभी स्कूलों को, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। एक नए प्रकार की एक बीमारी ने पूरी दुनिया को घेर लिया था जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। तो उसका क्या असर पड़ा है एजुकेशन सेक्टर पे, प्लस इसी कोविड के टाइम में पेरेंट्स का एक जो गुस्सा है स्कूलों के प्रति, प्राइवेट स्कूलों के प्रति, वो भी सामने आया है। पेरेंट्स ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं। जो इनके स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फीस को लेकर। वो भी हम पूछेंगे गुलेरिया जी से कि क्या वो मुद्दा है और इनका पक्ष क्या है उस मुद्दे पर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुलेरिया जी हमारे इस इंटरव्यू के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पिछला साल रहा पूरा कोरोना का जो काल था, ऑब्वियस ही बात है कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, ना आप थे, ना हम लोग थे, ना आम जनता थी, ना सरकारें थी। एक एज ए स्कूल संचालक आपके लिए वो कितना वो दौर मुश्किल था और क्या आपको चेंजेस करने पड़े उस दौर में? जब से ये लॉकडाउन की स्थिति आई और 21 मार्च के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया, तो उस वक्त शायद किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये पूरा का पूरा जो एकेडमिक सत्र है ये कोरोना काल की भेंट चढ़ जाएगा। हमने 23 तारीख से ही अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और उनको ऑनलाइन शिक्षा देने का हमने काम शुरू कर दिया था। इस विषय में ना तो स्कूल संचालक जो थे वो तैयार थे, ना ही बच्चे तैयार थे, ना ही पेरेंट्स तैयार थे, अभिभावक और शिक्षक दोनों ही तैयार नहीं थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने समस्त शिक्षकगण का कि उन्होंने इस कोरोना काल में जिस बखूबी से अपना निखार किया है और शिक्षा देने का काम किया है वो सच में बधाई के पात्र है। ये मेरे स्कूल का ही नहीं, मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में जितने भी लोग शिक्षक हैं वो सब इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं। शायद जो चीज़ें हमने अभी सीखी, कोरोना काल के दौरान सीखी, शायद ये 10 साल हमें लग जाते तब जा कर के कहीं हम एक ऑनलाइन शिक्षा देने की और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में आते हैं। हमने डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, छोटे बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, वीडियोस क्लिपिंग टीचर्स ने अपनी बना करके भेजी। फिर हमने जूम क्लासेस में शिफ्ट किया, फिर हम गूगल मीट के ऊपर आए, फिर हमने डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से हमने कोशिश की कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। और मुझे पूर्ण हर्ष हो रहा है इस आपको ये बताते हुए कि हमने जितने भी हमने एग्ज़ामिनेशंस लिए
इस कोरोना काल में, वो भी हमने डिफरेंट माध्यम से लिए। पहले हमने गूगल फॉर्म ईजाद किए और उसका एक जो बेनिफिट, मुझे जो बेनिफिट लग रहा है कि सभी बच्चों को एक रोट लर्निंग से परे हट करके, लीक से परे हट करके बच्चों को पूरा जो चैप्टर है उसको पढ़ने की आदत पड़े। क्योंकि जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो तब तक नहीं बच्चा आंसर कर सकता है जब तक कि बच्चा पूरा चैप्टर ना पढ़ पाए। और जहाँ तक हम इसको एनालाइज करें कि बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही उम्दा तरीके से जो भी एग्ज़ामिनेशंस हमने लिए वो एग्ज़ामिनेशन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिए। और इसके लिए मैं उनके अभिभावकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी समय समय पर जिस तरह से भी हमने उनका सहयोग चाहा, उन्होंने अपना सहयोग हमें भरपूर तरीके से दिया। आपको क्या लगता है अभी जैसे ऑनलाइन जो शिक्षा शुरू हुई ये जो कोविड के टाइम में, आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या इसी का होने वाला है? ऑनलाइन शिक्षा का तो मैं नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा का ही आने वाला फ्यूचर होगा, लेकिन हाँ, ये भी हमारे करिकुलम का और हमारे जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है उसका एक अहम हिस्सा बन करके रहेगा। हमारा फ़ेस टू फेस कक्षाएं हमारे शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब भी जब भी टीचर्स को लगता है कि हमारे ये 4 बच्चे या 5 बच्चे या 10 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को उनके घरों में बैठे हुए बच्चों को भी पढ़ा सकता है और उन्हें वो कंसेप्ट क्लियर करवा सकता है। आप ये नहीं लगता आपको कि बच्चों को कंट्रोल करना और उनको कुछ ऑर्डर देना ऐसे वक्त में बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनको बोले कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें या कुछ, तो बच्चे तो मतलब वो चीज़ कहाँ मानेंगे? तो उसको कितना, आपके लिए कितना बड़ी चुनौती है एज अ स्कूल संचालक? ये सभी स्कूलों की बात अगर मैं करूँ या आपकी बात करूँ तो कितनी बड़ी चुनौती है बच्चों को कंट्रोल में रखना और उन्हें ये बोलना कि आप फॉलो कीजिए ये सारी गाइडलाइंस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों को ये चीज़ें रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमने जो सरकार की एक टैग लाइन है कि 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी को इतना प्रचलित किया है, चाहे शिक्षक शिक्षिकाएं हों, और जगह जगह पर हमने उन चीज़ों को दर्शाया भी है और बच्चों को इसकी अहमियत भी बताई है कि केवल मात्र हम इसी तरीके से इस कोरोना महामारी में अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बच्चों का भी कि वो हमारी जो टीचर्स द्वारा जो उनको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की जाती है उसको बखूबी उसका पालन करते हैं और स्कूल में आकर के वो 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी और सैनिटाइजेशन अपने हाथों की, बार बार हाथों को धोना। और हम भी स्कूल की तरफ से हर रोज़ हम 2 बार स्कूल में सैनिटाइजेशन करते हैं। जी, आप जो एजुकेशन सेक्टर है पूरा का पूरा, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है हमारी इकॉनमी का भी और बच्चों को क्योंकि शिक्षा देता है तो एक बैकबोन है किसी भी कंट्री की। कितना इफेक्ट पड़ा है कोरोना काल का इस एजुकेशन सेक्टर पे? क्या आपको क्या लगता है कि ये बहुत बुरी तरह से हैम्पर हुआ है, और अगर हुआ है तो ये क्या वापस उठने में कितना समय लगेगा या जैसा पहले था वैसा ही है? कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर अगर प्रभावित हुआ है तो ऑब्वियसली वो शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में नो डाउट हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, टीचर्स ने पूरी कोशिश की है कि वो अपना जो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को कोई किसी तरह की कठिनाई ना आने दें, परंतु जो फेस टू फेस टीचिंग में ये कंसेप्ट क्लियरेंस का जो तरीका है वो शायद ऑनलाइन इसमें नहीं पूर्ण रूप से हम नहीं बच्चों को वो समझा सकते हैं, चाहे वो 3D के माध्यम से समझाना हो, चाहे उनको कुछ और एग्जाम्पल ले करके समझाना हो। तो उस विषय में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बच्चों को आई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा ये अभी हमें समय मिला है और 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो भी मई और जून में कंडक्ट किए जाएंगे, तो ये जो 3 महीने 4 महीने का समय है, हम अपने शिक्षक और शिक्षिकाएं और हमारे बच्चे उसका भरपूर फ़ायदा उठा करके उन कक्षाओं को तो कम से कम हम ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और जो बाकी बच्चे हमारे बचे हैं उनके एनुअल एग्ज़ामिनेशंस 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। और ये काम हमने अध्यापक अध्यापिकाओं को दे रखा है कि वो उन कक्षाओं का एक ब्रिज कोर्स तैयार करें और वो ब्रिज कोर्स मेरे साथ HODs और मेरे साथ डिस्कस करें, ताकि जब बच्चे नए सत्र में आएंगे 1 अप्रैल से बच्चे स्कूल में आएंगे तो अप्रैल का महीना हम उस ब्रिज कोर्स को कंडक्ट करेंगे, ताकि बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं उन लर्निंग गैप्स को हम फिलअप कर सकें और बच्चा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल ले सके और तब जा कर के वो अगली कक्षा की हम उसको पढ़ाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी एग्ज़ाम का क्या रहेगा कि अभी मतलब बहुत ही लीनियंट होकर मार्किंग्स की जाएगी टीचर्स के द्वारा, ये सोच कर कि बच्चे इतना पढ़े नहीं है, या जो पहले से सिस्टम मार्किंग का चला था वैसे ही रखेंगे? ये एक एग्ज़ाम्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है अभी आपके स्कूल की, अगर मैं बात करूँ? ऐसा है कि जब
लॉकडाउन हुआ तो बीच में सरकारों की तरफ से भी और हमारे केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की तरफ से भी हमें दिशा निर्देश हुए कि 30% सिलेबस उन्होंने कट किया, और जैसे ही 30% सिलेबस कट किया तो जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया है, और इनकी इतनी तरह से हमने उनका एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई लीनियंसी की कहीं कोई गुंजाइश रहेगी। हाँ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस केस टू केस का हम उसमें अध्ययन करके उसके ऊपर निर्णय लेंगे, अन्यथा जिस तरह से हमारा एग्जामिनेशन पहले होता रहा है उसी तरह से पेन पेपर एग्जामिनेशन होगा, स्कूल में ही बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, 6ठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों का एग्जामिनेशन स्कूल में होगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो अभी तक सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि उसको हम ऑनलाइन माध्यम से ही जारी रखेंगे। जी, अप्रैल के बाद आपको लगता है कि अब सारा सिस्टम बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा स्कूलों का? मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि इस महामारी से पूरी मानव जाति को छुटकारा दिलाए और फिर सुचारू ढंग से जो हमारा नया एकेडमिक सेशन है वो संचालित हो सके और बच्चे स्कूल में आ सके। केवल स्कूल में आने का मतलब केवल हमारा सिलेबस कवर करना नहीं है। स्कूल में जब बच्चा आता है तो और भी कई तरह की उसमें वैल्यूज़ वो सीखता है, एडजस्टेबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, किस तरह से अपने आप को उसने कंडक्ट करना है और कैसे हमने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है ताकि वो भविष्य के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल में और स्कूल के करिकुलम में ही पॉसिबल हो सकती हैं, शायद वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल नहीं होती हैं। चलिए, तो अब आते हैं बड़े वाले मुद्दे की तरफ, जो कि बीते 5-6 महीने से अगर मैं बात करूं तो ये मुद्दा बार बार आ रहा है और हिमाचल में भी बहुत जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो निकल रहे हैं सड़कों पे और वो स्कूल मैनेजमेंट्स के ख़िलाफ़, डिफरेंट स्कूल मैनेजमेंट्स के ख़िलाफ़, प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। स्पेशली एनुअल चार्जेस के ऊपर बहुत बवाल हुआ है। कांगड़ा में हमने देखा बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। मंडी में आज ही एक प्रोटेस्ट था और वहाँ भी पेरेंट्स ने काफ़ी सारे आरोप स्कूलों पर लगाए हैं और काफ़ी सारी उनकी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं। उस पर मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो पेरेंट्स का मुद्दा है, इससे आप जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे मैं आपकी भी बात करूं, क्या उनका मुख्य नाराज़गी है और आपका क्या पक्ष है? वो कहते हैं कि आप लोग चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप लोग एनुअल फीस आपकी एनुअल चार्ज के नाम पे अभी आप ले रहे हैं और नया सेशन होगा उसमें आप दोबारा से एनुअल चार्ज लेंगे। तो उनके ऊपर एक तरीके से वैसे ही कोरोना ने जो इकॉनमी है उनकी हालत जो है, बजट है घर का, बिगाड़ के रखा हुआ है, तो उसके ऊपर से इस प्रकार से चार्जेस बढ़ाना स्कूल का ज़रा भी तर्क संगत नहीं है। सबसे पहले तो मैं पोल स्टार टीवी के माध्यम से सभी अभिभावकों को एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरह का वो प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह का वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं निजी स्कूलों के प्रति या शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति या संचालकों के प्रति, वो कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि स्कूल लूट घसूट कर रहे हैं। हम लूट नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, हम उनके बच्चों को वैल्यूज़ सिखा रहे हैं, हम उनके बच्चों को कल आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसके लिए सभी टीचर्स, चाहे वो मेरे स्कूल के हो चाहे वो किसी भी स्कूल के हो, वो सभी उतना ही प्रयासरत हैं जितना कि सरकारी स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। तो मैं उनसे ये ही विनती करूंगा कि केवल अपना गुस्सा वो निकालें, ज़रूरी है उनका गुस्सा भी निकलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के माध्यम से एक कमेटी बनाई है और उसमें हम भी गए थे और हमने डीसी महोदय ने हमें कहा कि आप केस टू केस बेसिस के ऊपर ये देख लें कि कोई अगर बहुत ज़्यादा इसमें हिट हुआ है, कोई इंडस्ट्री ज़्यादा हिट हुई है और उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप देखें। और उसी तरीके से हमने पेरेंट्स के लिए एक लेटर निकाली थी। मैं अपने डीएवी स्कूल मंडी की तरफ से कह रहा हूँ, हमने एक लेटर निकाली थी जिसमें ये स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट किया गया था पेरेंट्स से कि आपको अगर फ़ीस देने में किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आप आकर के मेरे पास आकर के अप्रोच करें और मुझे विश्वास दिलाएं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और उसके लिए हमने कुछ एक दस्तावेज मांगे थे। मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास अभी तक 6 एप्लीकेशंस आई हैं और उन्होंने पूरे दस्तावेज लगाए हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों को सच में हेल्प की ज़रूरत है। तो हमने वो केस अपनी मैनेजमेंट को भेजे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी सकारात्मक उनका उत्तर आएगा और हम उन पेरेंट्स को कुछ राहत देने की स्थिति में होंगे। जहाँ तक आपने आंदोलन की बात कही, तो आंदोलन अभिभावकों का नहीं है। ये आंदोलन जीवी कुछ एक लोग हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक शब्द निकाला है, दिस आंदोलन जीवी।
तो ये कुछ एक आंदोलनजीवी हैं, उनका लेना देना नहीं है, स्कूल शिक्षा में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने कहीं जो पेरेंट्स को बरगलाया है और उनको मिसगाइड करके वो इकट्ठा कर लेते हैं। आपने आज भी देखा होगा कितने कर पेरेंट्स थे, 25 और 30 से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं थे, और महारैली का नाम दिया गया। कहाँ से महारैली हुई? सुंदरनगर के पेरेंट इसमें हैं, निरचौक के पेरेंट इसमें हैं, मंडी के पेरेंट इसमें हैं। केवल 25 और 35 के बीच में ही पेरेंट्स की नाराज़गी है। तो वो मैं उनसे विनती करूँगा कि वो अपने अपने प्रधानाचार्यों, अपने अपने स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास जाएँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उनको फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ रही है, उसका समाधान प्रिंसिपल कर सकता है, आंदोलन से समाधान नहीं हो सकता है। आप ज्ञापन दे रहे हैं, आप हिमाचल सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। हिमाचल सरकार क्या कर सकती है? हमें कोई फाइनेंशियल एड तो नहीं मिल रही है, किसी भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल को कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिल रहा है। हमारे अपने खर्चे हैं। जहाँ तक आपने एनुअल चार्जेस की बात की, एनुअल चार्जेस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्कूल की मेंटेनेंस के ऊपर आता है। स्कूल के जितने बिल आते हैं, नेसेसरी जो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, जो हमने क्लास 4 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, 25 से 30 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, वो बच्चों के लिए बेनिफिट के लिए रखे गए हैं। तो उनकी जो सैलरी है वो एनुअल चार्जेस में से निकलती है। और भी हमने अब रूफ ट्रस लगाया। ये किसके लिए लगाया? एक हॉल क्रिएट किया, ये बच्चों के लिए क्रिएट किया। 18 लाख रुपए का हॉल बनाया, ये बच्चों के लिए बनाया। ऊपर बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड हो गया, 9 लाख रुपए उस लैंडस्लाइड में उसको रोकने के लिए एक हमें रिटेनिंग वॉल लगानी पड़ी। तो इस तरह से हर स्कूल की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनुअल चार्जेस का लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके कह रहे हैं कि वो आप नॉर्मल जो चार्जेस हैं, जैसे फ़ीस है, आप तो हर महीने तो ले ही रहे हैं, तो फिर एनुअल चार्जेस लेने की क्या ज़रूरत है? ट्यूशन फीस से केवल मात्र शिक्षकों का भी पूरा का पूरा जो सैलरी है वो नहीं निकलती है। मैं आपके माध्यम से सभी से विनती करता हूं कि ये समय आंदोलन करने का नहीं है, ये समय है स्कूलों के साथ मिल बैठ करके इस बात के ऊपर हम चर्चा करें कि अगर आने वाला कल भी इसी तरह से होगा तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुनिश्चित करें। हम क्या क्या करिकुलम हम अपने स्कूल करिकुलम में ऐड करें ताकि उनके बच्चों को हम और ज़्यादा दे सकें। उस चीज़ के बारे में डिस्कशन की ज़रूरत है, ना कि फ़ीसों को लेकर के। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो है ना, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है तो और वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं। सरकार ने अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे टीचर्स सरकारी स्कूलों में हैं और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, मिड डे मील है, उनकी यूनिफॉर्म फ्री में है, उनको किताबों का खर्चा उनको सरकार दे रही है। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की ही सरकार ऐसी है जो शिक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है अपने सरकारी स्कूलों को उनको सुदृढ़ बनाने में। तो जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास व्यवस्था है। And I would request them that if they are not in a position to pay the charges of the private school, they should go to the government school. और अगर उन्हें आंदोलन करना है तो प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ आंदोलन नहीं होना चाहिए। हम कैसे उनको माफ़ कर दें? उनकी फ़ीस कैसे माफ़ कर दी जाएगी? वो सरकार से विनती करें, जैसा केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम चलाई थी कि गैस सिलेंडर के लिए जो पैसा उनको मिलता है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो मेरी एक विनती है जो भी आंदोलनजीवी हैं उनसे कि इस मुद्दे को वो सरकार के सामने उठाए कि शिक्षा देना तो सरकार का काम है और सरकार का काम प्राइवेट स्कूल अगर कर रहे हैं तो या तो सरकार प्राइवेट स्कूलों को मदद दे ताकि हम उस मदद के बदले पेरेंट्स से ना चार्ज करें, या जो उनके बच्चे हैं उन बच्चों को जितना सरकार एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर रही है अपने सरकारी स्कूलों में, उतना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। वो चाहे फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। आंदोलन तो इस दिशा में होना चाहिए ताकि सभी को बेनिफिट मिले। आंदोलन आप स्कूलों के खिलाफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। ये अभिभावक, जो भी आंदोलनजीवी अभिभावक हैं, उनकी तरफ से बेईमानी है। आप अपनी तरफ से जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, आप ये मध्यस्थ अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करेंगे जो पेरेंट्स आपके स्कूल के भी जो खफा है कुछ, कि आप उनको अभी क्या उनको अप्रोच करने का प्लान कर रहे हैं, कि आप समझाएंगे इस तरीके से कि या आप उनको जो जेन्युइनली जो जिन्हें प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा 6 लोगों की एप्लीकेशन आपको आ चुकी है, आगे भी जिनकी आती हैं तो आप हेल्प करने को तैयार? मैंने ये 8 तारीख तक का समय उनको दिया था कि 8 फरवरी तक आप अपनी अपनी जो आपकी समस्याएं हैं उनके साथ अपने दस्तावेज ले करके मेरे पास आएँ और मैं जो भी मेरे पास यथासंभव हो सकता है,
क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं केवल एक प्रिंसिपल हूँ, अपॉइंटेड हूँ, अपनी मैनेजमेंट द्वारा अपॉइंटेड हूँ। मैं किसी को कोई अपनी तरफ से माफ़ नहीं कर सकता। मैं मैनेजमेंट में केस भेज करके उनकी तरफ से जो भी दिशा निर्देश होंगे मैं उस चीज़ को मानूंगा। जहाँ तक अभिभावकों को अप्रोच करने की बात है, तो मैं पोल स्टार टीवी के माध्यम से जो भी अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैं उनसे फिर एक बार विनती करूंगा कि जो मैंने उनको एक लेटर भेजी थी, उस लेटर को पढ़ करके वो दस्तावेज सहित अगर मेरे पास आते हैं तो मैं 5 दिन और इंतज़ार कर लूँगा। मैं अगले फ्राइडे तक मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा, और जिनका भी कोई जेन्युइन केस होगा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प देम, क्योंकि कोरोना काल में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें अगर कोई जेन्युइन कोई केस है तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो जेन्युइन बच्चा है उसको शिक्षा से वंचित ना रखें हम। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि डीएवी मंडी में अराउंड 89 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको हम पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आरटीआई राइट टू एजुकेशन में हमारी हिमाचल सरकार ने अलाउ नहीं किया है प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि हिमाचल सरकार के इतने अच्छे स्कूल हैं, हर 2 किलोमीटर के ऊपर आपको स्कूल मिल जाएगा। तो इसलिए प्राइवेट स्कूलों के लिए राइट टू एजुकेशन। अच्छा, ये प्राइवेट गवर्नमेंट का नहीं है, उनके कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये भी बात कुछ पेरेंट्स ने उठाई थी कि राइट टू एजुकेशन जिसको प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने कहीं नोटिफाई किया ही नहीं है कि आप राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करिए, और उसका जो खर्चा है वो सरकार ने देना है। तो सरकार तो खर्चा दे नहीं रही है, पर फिर भी आप अपनी तरफ से आपने बताया 89 बच्चे ऐसे हैं शहर के जो IRDP परिवारों से है, जो BPL परिवारों से हैं, और जिनके दस्तावेज ठीक हैं, हम उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, 1 पैसा नहीं उनसे चार्ज किया जा रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है या जो भी प्रोटेस्ट है या गिले शिकवे हैं पेरेंट्स के, वो जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का असर जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ने वाला है, उसकी एजुकेशन पे पड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों में का जो हल है वो बैठ के बातचीत के ज़रिए ही निकल सकता है। तो गुलेरिया जी ने भी जैसे कहा कि ये उनको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप आइए, अभी इन्होंने एक हफ्ता का और आप समय दे रहे हैं कि आपके अगर जेन्युइन आपके प्रॉब्लम्स रही हैं तो वो इसे ज़रूर देखेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन है चलती रहनी चाहिए इसी तरीके से। और दूसरा, गुलेरिया जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, कोरोना समय के ऊपर काफ़ी इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, स्कूलों का क्या उस वक्त हालत थी और किस प्रकार इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, उन सब चीज़ों पे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए सर, और आपके आगे आने वाले जो ये पूरा सत्र है इसके लिए आपके बच्चों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।